हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश। और हम लोग कवर कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और हम लोगों ने इसके 5 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, ठीक है ना। और 1 या 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मूलधन, यानी कि कोई राशि होती है उसको मतलब डिवाइड किया जाता है अलग अलग भागों में, और उसे अलग अलग भागों पर मतलब किसी ब्याज दर पे उधार दिया जाता है या फिर किसी बैंक में जमा किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। इस तरह का मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है एग्जाम पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। देखो, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मेन जो फॉर्मूला होता है ना सॉल्व करने के लिए, वो होता है P1 P2 P3 इक्वल्स टू 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 इज टू 1/R3 T3, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब 3 राशियां हैं, मतलब कोई राशि है एक, उसे 3 डिवाइड कर दिया अलग अलग राशियों में। अब वो क्वेश्चन में हमें से पूछता है, मतलब राशियाँ पूछता है, ठीक है ना, या फिर उनका रेशियो पूछ लेता है या फिर राशि पूछ लेता है कि वो राशि कितनी है, मतलब कितनी कितनी है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक राशि दे रखी होती है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और आज का जो हमारा पार्ट है ना वो है कि जब वो राशियाँ तो मतलब डिवाइड की जाती है, लेकिन जो ब्याज मिलता है ना, रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट मिलता है, वो इक्वल होता है। मतलब जो ऐसा ही होगा वो इक्वल मिलेगा, बराबर लास्ट में, ठीक है ना। और इसके जो अगला वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगला वाला पार्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मतलब अमाउंट बराबर होगा, मतलब मिश्रधन बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ सीख लेते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि ऐसा इक्वल्स टू PRT होता है, ठीक है। अब अगर ये 4 टर्म है, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, रेट और टाइम, अगर इनमें से कोई भी 2 टर्म मतलब क्वेश्चन में बराबर दे दे, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट दे दे। मान लो जैसे ऐसा इक्वल टू PRT, जैसे P और R कांस्टेंट दे दे, तो देखो ऐसा ही किसके बराबर हो जाएगा, ऐसा ही किसके समानुपाती होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल किसके होगा, T के, ठीक है। अब ऐसे ही अगर P और T कांस्टेंट हो जाए तो ऐसा ही किसके प्रोपोर्शनल होगा, R के, ठीक है। मतलब जो चेंज ऐसा ही पे आएगा वैसा ही चेंज R पे भी आएगा। यहाँ पे अगर ऐसा ही चेंज जैसे चेंज होगा वैसा ही चेंज T पे भी होगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई समानुपात की, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर वो कहे कि ऐसा ही कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर वो ऐसे कह दे, यानी कांस्टेंट मतलब नियत, वो नियत के बारे में कह दे, ठीक है, मतलब बराबर है। तो देखो, अगर ऐसा ही कांस्टेंट हो गया और T कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, हमारा P किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसके, R के, ठीक है ना। अब जो इफेक्ट R पे पड़ेगा उसका उल्टा, मतलब P पे पड़ेगा, उसका उल्टा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, R पे पड़ेगा। मतलब अगर P1 हमको कुछ जैसे 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, ठीक है ना, तो R क्या, हमारा R क्या हो जाएगा, उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब जब भी रेशियो में ऐसा आए ना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दे P दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है P की, 5 या 4, और उसमें कह दिया है कि ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और टाइम वो है कांस्टेंट है, मतलब नियत है, बराबर है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, P R के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, कोई जो जैसे P की वैल्यू 5 है तो R की वैल्यू क्या होगी, जस्ट उसके उल्टी हो जाएगी रेशियो में, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखने के लिए हमें याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया वो डराइव करते हैं। देखो, हमारा पार्ट क्या है, जब ऐसा ही बराबर हो, ठीक है ना। मान लो एक राशि है, कोई भी एक राशि है, उसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। P है, ठीक है, A B C, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा ही, और ऐसा ही का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, PRT/100, ठीक है। अब देखो, तीनों का जो ऐसा ही है वो बराबर आएगा ना, 3 भागों में बांट दिया तो तीनों का ऐसा ही बराबर आएगा। तो देखो तीनों का ऐसा ही,
P1 R1 T1 अपॉन 100 इक्वल्स टू P2 R2 T2 अपॉन 100। यहाँ पे इक्वेशन है। ये डेरिवेशन कैसे आया बस खाली वो हमें समझना है, बाकी एग्जाम पर्पज से इसको याद करना नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है। P3 R3 T3 बाई 100, ये तीनों का ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। A B C का एक राशि थी, उसे हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसे हम लोग एक यूनिट मतलब नियतांक k के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीनों बराबर है तो एक मतलब कांस्टेंट मतलब एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं इन तीनों को। तो देखो इस इक्वेशन से k मतलब तीनों जो हमारे ऐसा ही बराबर है, और वो हमसे क्या पूछेगा, P1 P2 और P3 इनका रेशियो पूछेगा, मतलब राशि क्या है, ठीक है ना। या तो राशि पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन में इसका मान दे रखा होगा ना, एक राशि दे रखी होगी तो आंसर भी राशि मतलब रुपए में आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये नहीं दे रखा, खाली अनुपात दे रखा है, ABC का अनुपात दे रखा है, तो ये भी अनुपात में ही आएगा, ठीक है ना। सॉरी, इसका अनुपात नहीं, R1 और मतलब R और T का अनुपात दे रखा है, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी अनुपात में आएगी, रेशियो में आएगी। तो देखो यहाँ से हम लोग P1 की वैल्यू निकाले, कितनी आएगी, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो 100 के अपॉन R1 T1, इसी तरह से P2 की वैल्यू निकालो, 100 के अपॉन R2 T2, और इसी तरह से P3 100 के R3 T3, ठीक है। अब देखो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, P1 P2 P3, ठीक है ना। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो देखो P1 इस टू P2 इस टू P3 बराबर क्या होगा, 100 के अपॉन R1 T1, ठीक है, इस टू 100, तीनों की वैल्यू रख दो बस, क्योंकि रेशियो पूछे ना हमसे, रेशियो ये वाला फॉर्मूला। तो देखो R2 T2 इस टू 100 के अपॉन R3 T3, ये आ गया। अब देखो रेशियो में दे रखा है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा आंसर, क्या आ गया, देखो फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा, P1 इस टू P2 इस टू P3 1 अपॉन R1 T1 1 अपॉन R2 T2 1 अपॉन R3 T3। तो ये तो तब है जब मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, वो बराबर हो इस केस में, ठीक है ना। तो ये वाला हमें याद रखना है, जब साधारण ब्याज बराबर हो, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया कि भाई फॉर्मूला आया कहाँ से। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, बेसिक जो क्वेश्चन बनता है ना वो कैसे बनता है वो देखो। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग मिश्रधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक राशि है, कोई सी भी राशि है, मतलब x मान लो या p मान लो, कुछ भी मानो, ठीक है ना। उसे 3 भागों में डिवाइड किया, मतलब पहला भाग को क्या किया और डिवाइड करके उधार दे दिया, ठीक है ना, या जमा कर दिया किसी बैंक में, ठीक है। अब देखो तो रेट किस रेट पे दिया उसे, पहले भाग को 2% रेट पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है ना। ये तो जब डायरेक्ट मतलब ऐसी खाली यूनिट आ जाए ना, हमारे पास वैल्यू आ जाए, तो देखो दूसरे भाग को कितने रेट पे दिया, 3% ब्याज दर पे, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए मान लो। थर्ड पार्ट को जो x है ना उसको 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 भाग है, 4 भी भाग हो सकते हैं, तो और कुछ नहीं आ जाएगा, P1 P2 P3 P4 आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, R1/R4 T4, ठीक है। अब देखो तीसरे भाग को किस रेट पे दिया, 4% और 5 साल के लिए। देखो हमको तीनों रेट दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, ठीक है ना। जब भी खाली इतनी सी बात करें क्वेश्चन में रेट और टाइम के बारे में, तो सीधा सा हमारा जो मतलब
है ना। और क्या कह रहा है वो कि तीनों से जो ब्याज है ऐसा ही है वो बराबर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तीनों से जो ब्याज मिला है वो बराबर प्राप्त हुआ है। तो हमें P1 P2 और P3 फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो देखो R1 और T1 दे रखा हमें खाली क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? 1/R1 T1। R1 T1 कितना है? 2 3 R2 T2 3:4 और R3 T3 4:5। देखो ये रेशियो में आ गया 1/6 1/12 1/20, ठीक है ना। अभी इसे सॉल्व कर लो। इनका एलसीएम ले लो, 12 10:5:18, ठीक है। सॉरी ये 3, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने और हमारा रेशियो क्या आ गया फाइनली 10:5:3। हम लोग रेशियो को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे खाली हम लोगों ने सिंपल से इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो हमारा रेशियो आ गया 10:5:3। ये तो था एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, फॉर्मूला बेस, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने नीचे, एक राशि को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। कोई राशि है हमारी P और उधार दिया जाता है किस अनुपात पे? देखो हमें यहाँ पे 4, 6 और 3 के अनुपात पे ये रेट दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया R1 R2 और R3, ये क्या रेशियो में क्या है 4:6:3, ठीक है। उधार दी जाती है इस रेट पे, ठीक है ना। एक राशि को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कोई मान लो ABC, ठीक है। अब वो कह रहा है 9 महीने बाद 9 मंथ्स, टाइम कितना दे रखा हमारा 9 मंथ्स, क्या 9 महीने बाद तीनों राशियों से प्राप्त ब्याज बराबर है। तो ऐसा ही हमारा क्या हो गया सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा देखो टाइम है, तीनों के लिए क्या है टाइम एक ही टाइम दे रखा है, ठीक है ना। मतलब टाइम तीनों के लिए एक ही है, तो टाइम यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और SI भी बराबर है, वो भी कांस्टेंट है। तो देखो हमने अभी पढ़ा SI = PRT से, जब SI और T दोनों कांस्टेंट हो गए तो P और R नीचे चला जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो P क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके रेट के, ठीक है ना। जो इफेक्ट P पे पड़ेगा उसका जस्ट उल्टा R पे पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया P प्रोपोर्शनल 1/R, ये हमारा। तो देखो अगर P1:P2:P3 निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है तीनों राशियों का अनुपात, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा रेट के, ठीक है ना, ब्याज दर के। तो देखो इसी से P1:P2:P3 वो किसके बराबर होगा R के उल्टा, मतलब P1 होगा R1 के उल्टा जस्ट, P2 होगा R2 के और P3 होगा R3 के, ठीक है ना। ये इस फॉर्मूले से है। कौन सी टर्म, मतलब ये ध्यान रखना है भाई कौन सी टर्म कांस्टेंट है,
मतलब नियत कौन सी टर्म है वो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन में, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन में दो टर्म कांस्टेंट देगा, ऐसा ही तो देगा ही देगा, क्योंकि ऐसा ही है ना, हमारा पहला पार्ट जो है ऐसा ही है, ऐसा ही बराबर, तो दूसरी टर्म भी कांस्टेंट देगा, यानी कि टाइम, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में टाइम अलग अलग था, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट नहीं था, ठीक है ना। और जब टाइम कांस्टेंट नहीं हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइम अलग है, तीनों रेट भी अलग है, ठीक है ना। तब हमारा P1 P2 P2 P3, ठीक है ना। ये तब है जब सिंपल ऐसा इक्वल हो, ठीक है ना, साधारण ब्याज इक्वल हो खाली। अब यहाँ पे दो टर्म कांस्टेंट आ गए, तो हम लोगों ने क्या निकाला है फॉर्मूला, 1/R1 1/R2 1/R3। देखो ऐसे समझ लो या फिर इसी से समझ लो, इस वाले फॉर्मूले से समझ लो। कैसे? इस वाले क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, मतलब तीनों का जो टाइम है वो 9 मंथ है। तो देखो यहाँ पे अगर 9 रखेंगे, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले में 9 रखेंगे, 1/R1 9, 1/R2 9, 1/R3 9, तो देखो 9 आपस में ऑलरेडी कट जाएगा। तो या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। तो देखो आना क्या है, ये वाला आना है, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। क्या दे रखा है, 1/4 1/6 1/3, तीनों का जो कॉमन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो आता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। और अगर ऐसे नहीं करना तो सिंपल सा कुछ नहीं, जो इसके नीचे है मतलब इसका निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर में लिख दो, इसका निकालना है तो इन दोनों का लिख दो, और इसका निकालना है तो इन दोनों का लिख दो मल्टीप्लाई। इनको आपस में सॉल्व कर लो, काट लो, ठीक है। तो ये आ गया 3:2:4। देखो हमारा P1 P2 P3 क्या आ गया, 3:2:4। ये हमारा जो तीनों राशियाँ जो हमें डिवाइड की गई थी ना, उधार दी गई थी, उनका अनुपात आ गया। अब यहाँ पे मतलब रेशियो में आंसर क्यों आया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना वो रेशियो में दे रखा है, रेट हमें रेशियो में ही दे रखी है। और यहाँ पे टाइम का कोई मतलब क्वेश्चन में दिया तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये हमें ये मतलब दिखाया है कि भाई ये जो टाइम है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसका बस इतना सा रोल है, भाई टाइम कांस्टेंट है यानी नियत है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। ये हम तब है जब खाली ऐसा ही बराबर है, और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा ही और टाइम दोनों बराबर है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। अब देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक तो टाइम कांस्टेंट है और एक रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा ही इक्वल्स टू PRT, ठीक है, ऐसा ही तो हमारा बराबर है ही क्वेश्चन में। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, देखो कह रहा है कि 1521 की राशि को 2 भागों में डिवाइड इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है ना। उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10%, R1 10%, R2 कितना टाइम है 5 ईयर, और R2 कितनी है दूसरे भाग पर 8%, और टाइम कितना है 10 वर्ष, T2 10 ईयर्स, ब्याज के बराबर है, ठीक है ना। तो दोनों का जो ऐसा ही है वो बराबर है। तो हमें दोनों भागों की राशि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो हमें रुपए में दिया है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा रुपए में आएगा, ठीक है ना। अब देखो किस तरह से, देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ऐसा ही परसेंटेज इक्वल्स टू R% इंटू T, ठीक है ना, वो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे देखो कैसे, दोनों का क्या है ऐसा ही बराबर है, ठीक है। अब ऐसा ही क्या होता है R% इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे R1 और T1 कितना है पहला 10% इस टू 5, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक तो टाइम दे रखा है
और एक रेट दे रखी है, और ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब नियत नहीं है। और कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। सॉरी, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सीधा समझो, देखो एकदम डायरेक्ट मेथड से समझो। खाली फॉर्मूले से तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट समझो। यहाँ पे टाइम और रेट कांस्टेंट नहीं है, तो देखो दोनों का ऐसा ही बराबर दे रखा है। पहले वाले का R% और टाइम कितना है 10:5, सेकेंड वाले का क्या है 8% इंटू 10 ईयर्स। टोटल कितना आ गया 50%, इसका कितना आ गया 80%, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि दो राशियां हैं, एक तो क्या है x है और एक y है, मतलब दो भाग है ना, वो x और y है। तो देखो दूसरे भाग का 8% ब्याज दर पर 10% के बराबर है, ठीक है ना, ब्याज। तो देखो x का कितना परसेंट ब्याज है 50% ब्याज है, ये क्या है ब्याज है ना, SI। तो देखो हमारी पहली राशि कितनी है x, तो इसका 50%, ये किसके बराबर है, दूसरी राशि के 80% के, ठीक है। काट दो। एक दूसरा मेथड है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड, जब भी ऐसा ही बराबर दे रखा हो, ठीक है ना, और राशि किस में दे रखी हो, रुपए में। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर हमारा रेशियो में ही आएगा, लेकिन फाइनली उसको कन्वर्ट किस में करना है, रुपए में आंसर निकालना है, ठीक है ना। इस वाले से भी आंसर आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला अप्लाई करते फाइनली हम लोग यहाँ इस मेथड से वही निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, या तो इसको XY मत मानो, P1 P2 मान लो। देखो P1 P2, ठीक है ना, और आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। P1 P2, ठीक है। अब देखो P1 P2 को इसके नीचे ले आओ, कितना आ गया, और 8 को यहाँ और 5 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको किस में रेशियो में लिखते हैं ना, तो उल्टा हो जाता है वो, जो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन जो वाली टर्म है ना, वो आपस में नीचे चली जाती है। तो हमारा P1 और P2 का रेशियो कितना आ गया 8:5। देखो हम लोगों ने सीधा निकाला, और यहाँ से इस फॉर्मूले से भी हम लोग यही टर्म निकालते हैं, ठीक है ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करके। कुछ नहीं, P1 P2 एक ही अलग से मेथड है, खाली जब मतलब सीधा दे रखा हूँ ना, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद है, तो उस मेथड से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और P1 P2 इस वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आ जाएगा। कैसा, R1 T1 निकालो 10/5 और R2 T2 8/10, ठीक है। ये वही सीधा 1/5 और 1/8, ठीक है ना। अब देखो P1 और P2 की वैल्यू मतलब रेशियो में आ गया 8:5, ठीक है। हमें यहाँ पे एक टोटल राशि दे रखी है, कितनी राशि दे रखी है 1521, मतलब एक P है वो हमारे किससे मिलकर बना है, P1 और P2 से। तो P1 और P2 कितना है 8 + 5, टोटल कितना हो गया 13। तो देखो 13 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, टोटल हमारा 13 है ना, मूलधन। तो 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1321। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू निकालो, 13 का भाग दे दो इसमें, कितना आ गया 1। ठीक है, ये तो हमारी 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या है दोनों भागों की राशि पूछी है। तो हमारा P1 और P2, P1 कितना है 8, P2 कितना है 5। तो 8 की वैल्यू निकालो, 5 की वैल्यू निकालो। अगर हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 117 से, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 117 से, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा P1 और P2 की वैल्यू आ गई। 936 और 858। अगर वो हमसे रेशियो में पूछ ले तो हम लोग रेशियो बता सकते हैं कितना, 8:5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें राशि पूछी है और क्वेश्चन में एक मतलब जो पूरा कुल मूलधन है वो भी हमें राशि रुपए में दे रखी है, तो हमारा आंसर रुपए में आ गया। एक 936 और एक 585, इनका रेशियो करेंगे तो वो 8:5 ही आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, मतलब जब कोई राशि होती है उसको दो अलग भागों में डिवाइड किया जाता है या तीन अलग भागों में डिवाइड किया जाता है ना, और उससे जो प्राप्त मतलब उन राशियों से जो मतलब वापस इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो इक्वल होता है, तब हमें वो राशि फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। या तो वो रेशियो में पूछ लेता है या फिर क्वेश्चन में रुपए में देके वो रुपए में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसका अगले वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, उसमें मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले वाले लेसन में फिर मिलते हैं, ठीक है।